गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9वीं में हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय अध्ययन करेंगे, जो आपकी पुस्तक में अध्याय 17 दिया हुआ है, जिसका शीर्षक है भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप। ये शीर्षक जो फर्स्ट अध्याय में था, सेकंड अध्याय में था, अब थर्ड अध्याय में है, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो अलग अलग है। कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। तो अब इसके पहले हम लोगों ने कृषि क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था कि अर्थव्यवस्था में कृषि किस प्रकार से सहायक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप के अंतर्गत यहाँ पर उद्योग धंधे अपनी क्या भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इसके पहले मैंने जो कृषि के बारे में अध्ययन करवाया था आपको, आप लोगों ने पुस्तक को अच्छे से पढ़ा होगा और पढ़कर वीडियो देखे होंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किंतु कोई भी बच्चा अपने से प्रश्न निकालकर इसको उसका उत्तर लिखकर कोई नहीं भेजते। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग पढ़ाते हैं तो आप उसको वीडियो के सहित पुस्तक सामने रखकर उसको अध्ययन करोगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं हम लोग सेवा क्षेत्र, ये उद्योग क्षेत्र। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, इसके पहले मैंने बताया था कि उद्योग देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग दस्तकारी, वो भी एक कुटीर उद्योग के माध्यम से आता है। लघु उद्योग होता है, फिर उसके बाद होता है मध्य उद्योग होता है, और फिर वृहद उद्योग होता है। तो यहाँ पर हम लोग उद्योग के बारे में कुटीर उद्योग से लेकर वृहद उद्योग तक का अध्ययन करेंगे कि ये उद्योग वास्तव में क्या होते हैं। तो उद्योग का तात्पर्य क्या है कि हम कहीं पर भी वस्तुओं का निर्माण जब करते हैं तो वो क्या कहलाता है, या फिर निर्माण करते हैं या उत्पादन करते हैं, तो उसके लिए हमको उद्योग लगाने के लिए हमको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और बिजली की आवश्यकता पड़ती है, पानी की आवश्यकता पड़ती है। तब जाकर हम उस उद्योग को चला सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे पुस्तक में आपका दिया हुआ है, सतत वर्षों की झलक दी हुई है। सतत वर्षों की झलक के आधार पर हम लोग जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब की बात करते हैं, तो उस समय उद्योग धंधे उतने अधिक विकसित नहीं हुए थे। खास करके यहाँ पर देखेंगे जो आधारभूत उद्योग थे, खाली उन्हीं का थोड़ा बहुत विकास हो हुआ था, जिसमें वस्त्र उद्योग है, कुटीर, इसमें सीमेंट उद्योग है, शक्कर उद्योग है। ये सारे उद्योगों के बारे में आपको इसमें अध्ययन कर रहे थे। अब उसको चलाने के लिए सरकार जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की थी, क्योंकि एक बड़े से उद्योग लगाने के लिए, आधारभूत उद्योग लगाने के लिए हमारे पास पूंजी की भी आवश्यकता, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होनी चाहिए, बिजली की आवश्यकता होनी चाहिए, पानी की आवश्यकता होनी चाहिए, कच्चे माल की व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर हम आधारभूत उद्योग को वहाँ पर लगा सकते हैं। किंतु अगर इस चीज़ की व्यवस्था करना है, अगर एक निजी व्यक्ति अगर उसकी व्यवस्था करता है तो उसे कई साल लग जाते हैं, क्योंकि अगर बिजली की व्यवस्था करना है तो उसको पावर हाउस, जो बिजली की व्यवस्था करने के लिए पावर हाउस का जब निर्माण करेगा तो उसके लिए उसको बहुत अधिक समय लगता है। उसी प्रकार से पानी की व्यवस्था करने के लिए, तो यहाँ पर अधिकांश करके आधारभूत उद्योग सरकार के माध्यम से ही खोला जाता है। इसमें देखेंगे इसमें हमारे देश में स्वतंत्रता से पूर्व उद्योग में का विस्तार सीमित था, किंतु कुछ बड़े उद्योग तथा जैसे यहाँ पर जूट है, सूती वस्त्र उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ये सारे उद्योग संचालित किए गए थे। उस समय सबसे यहाँ हमारे देश में इसका लगभग 80% भाग जनसंख्या गांव में निवास करती थी। उस समय जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उस समय यहाँ पर की 80% जनसंख्या है जो गांव में निवास करती थी, और उनका उस समय प्रमुख व्यवसाय होता था कृषि। किंतु यहाँ पर उद्योग में भी यहाँ पर रोजगार की दृष्टि से कुटीर उद्योगों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, और श्रमिकों का एक जो बड़ा समूह इस छोटे छोटे ग्रामीण व्यवसाय में कार्यरत था।
एक तो था कि यहाँ पर जब छोटे छोटे उद्योग खोले गए थे तो धीरे धीरे उन उद्योगों का विकास होते गया, और जो लोग यहाँ पर गांव में निवास करते थे जिनका उस समय प्रमुख व्यवसाय कृषि था, अब वे धीरे धीरे रोजगार की तलाश में शहर की ओर आने लगे और उद्योगों का भी विकास प्रारंभ हो गया था। तो यहाँ पर रोजगार की तलाश में व्यक्ति यहाँ पर शहर की ओर आना प्रारंभ कर दिया था। अब इस समय देखेंगे जो तालिका दिया हुआ है, ये जो तालिका दिया हुआ है ये आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके आधार पर देखेंगे ये एक जो दंड लेख दिया गया है इसमें 17.1 में, वह दंड लेख देखने से पता चलता है कि सन 1980 से लेकर 1950 से लेकर 51 तक का, 2009 से लेकर 2010 तक का, इन 60 वर्षों के अंतराल में जीडीपी के अंतराल में बहुत सारे जो उद्योग धंधे स्थापित हुए थे, जिसमें जो इसका योगदान था, जिसमें 17% से बढ़कर ये 21% उद्योग धंधे यहाँ पर विकसित हुए थे। अब देखते हैं आज़ादी के पश्चात यहाँ पर उद्योगों का विकास के लिए सरकार के कई सारे कदम उठाए थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रोजगार, सरकार को लोगों को रोजगार भी देना था, उनके जीवन यापन और भारत के या फिर देश की अपनी अर्थव्यवस्था को संभालना भी था। तो इन्होंने सरकार ने धीरे धीरे यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित किए और औद्योगिक धंधों का विकास किया, जिसमें वह अत्यधिक औद्योगिक विकास के साथ साथ वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और एक आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए उसने नवीन उद्योगों की यहाँ पर स्थापना की थी। यहाँ पर देखेंगे लोगों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने नए नए उद्योग धंधे की स्थापना की, ताकि देश के साथ साथ मतलब लोगों के साथ साथ यहाँ पर देश को भी वो आत्मनिर्भर बना सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, वो निर्भर ना रहना पड़े। इसके लिए सरकार द्वारा आधारभूत उद्योगों जैसे बिजली है, खनिज है, धातु है, मशीनरी है आदि पर जोर दिया था, और इनकी जरूरत सभी कारखानों में होती है। फलस्वरूप आधारभूत उद्योगों के सहारे अन्य उद्योग तेजी से स्थापित होने लगे थे, और इसीलिए उत्पादन में यहाँ पर उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि होने लगा था। क्योंकि आधारभूत उद्योग लगाने के लिए हमको इसमें बहुत सारी व्यवस्था का करना आवश्यक होता है। तो लोग रोजगार की तलाश में यहाँ पर कुटीर उद्योग है, मध्य उद्योग की स्थापना किए और बहुत सारे चीज़ों का उत्पादन करना संभव हो सका। तो यहाँ पर आधारभूत उद्योगों के मतलब की अपेक्षा यहाँ पर जो मध्य उद्योग था और कुटीर उद्योग था वो सबसे ज़्यादा स्थापित होने लग गए थे और लोगों को रोजगार मिलने लग गया था। आधारभूत उद्योग की स्थापना करना एक चुनौती थी, क्योंकि इसमें विशाल पूंजी के साथ साथ यहाँ पर लंबा समय लगता था। मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पर आधारभूत उद्योग को स्थापित करने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा होता है। भले ही इसमें उत्पादन की मात्रा अधिक होती है, किंतु इसको स्थापित करने के लिए, इसकी शुरुआत करने के लिए हमको समय भी चाहिए और सारी चीज़ों की व्यवस्था करने में ही बहुत अधिक समय लग जाता है। तो इसके आधार पर देखेंगे, जब उदाहरण के लिए बिजली उत्पादन के लिए बिजली घर की स्थापना करने में ही 5 से 10 वर्ष लगते हैं, इसलिए वह उद्योग सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन में आत्मनिर्भर में रोजगार वृद्धि के लिए कारखानों की स्थापना तेजी से प्रयास किया जाने लगा था। मतलब यहाँ पर स्थापना करने के लिए तेजी से प्रयास किया जाने लगा था। अधिकांश करके देखा जाएगा तो आधारभूत उद्योग सरकार के माध्यम से ही इसको खोला गया, ताकि सरकार अपने ढंग से सही तरीके से जल्दी जल्दी काम करवाकर उस उद्योग की स्थापना कर सके। किंतु एक निजी व्यक्ति अगर इस उद्योग की स्थापना करता है तो इसको बहुत अधिक लंबा समय लगता है। आप देखते हैं, इसमें देखेंगे रोजगार कारखाने में की स्थापना कर सके और तेजी से यहाँ पर प्रयास किया जा सके तथा यहाँ करने लगे। बृहद तथा बड़े उद्योगों में यहाँ पर लौह इस्पात है, बिजली घर है, खनिज है और इसमें आधारित संयंत्रों की स्थापना करने में बहुत अधिक समय लगा। आप देखते हैं सुधारों का दौर किस प्रकार से आया,
कि स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर उद्योग धंधों में किस प्रकार से धीरे धीरे सुधार आया और हमारे उत्पादन में वृद्धि होने लगा था। और हम अब ऐसा हो गया था कि भारत की स्थिति के आत्मनिर्भर बनना मतलब बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन यहाँ पर संभव हो सका था आज़ादी के बाद। तो उद्योगों के विकास के लिए सरकार के लिए की कई गतियाँ बनाई गई थी। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ क्षेत्र उत्पादन का अधिक छोटा सा जो उत्पादकों की दे दिया जाता था। जैसे यहाँ पर हैंडलूम है और हैंडलूम जिसको देखते हैं हाथ करघा से इसमें कपड़ा उत्पादन का कार्य करना। ये जो दौर था ये कुटीर उद्योग के माध्यम से आता है, जिसको हम दस्तकारी का नाम भी देते हैं, कि यहाँ पर ठेके में यहाँ पर बुनकरों को वस्तुओं को दे दिया जाता है और वो जब वस्तुएं बना लेते हैं तो वस्तुओं को लाकर उनका वो कीमत उसको बनाने का मेहनताना बस देते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि बड़े उद्योगों को इस तरह के उत्पादन की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ पर उद्योग में प्रतिस्पर्धा से ये वे उद्योग बन गए थे जहाँ पर साथ ही ये छोटे उद्योगों के से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ पर देखेंगे जैसे बड़े उद्योगों की स्थापना करने में बहुत लंबा समय लगता था और उसी के कारण से यहाँ पर जो कुटीर उद्योग है उसको प्रोत्साहन मिला और इसके कारण से लोगों को यहाँ पर बहुत अधिक रोजगार मिलने लगा था और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा था। यहाँ पर देखेंगे समय के साथ यहाँ पर औद्योगिक नीति में कठिनाइयाँ आने लगी थी। उद्योगों की स्थापना के लिए यहाँ पर लाइसेंस प्रणाली जटिल बन गई थी, जिसके कारण से यहाँ पर कागजी कार्यवाही में बहुत लंबा समय लगता था। आजकल जो भी काम किया जाता है उसके लिए लाइसेंस मांगा जाता है। तो उस समय जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो आधारभूत उद्योगों की स्थापना करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता था, लाइसेंस की आवश्यकता पड़ने लगी। और वो उसको बनाने के लिए, लाइसेंस को बनाने के लिए, क्योंकि ये पूरा सरकारी काम होता था, कानूनी कागजात तैयार करना पड़ता था, दस्तावेज तैयार करना पड़ता था और उसको तैयार करने के लिए बहुत लंबा समय लगता था, जिसके कारण से ये समय पर नहीं हो पाता था। और कुछ तो ऐसा होते थे कि अगर कोई व्यक्ति का जहाँ पर पकड़ है, सोर्स होता था, तो वो अपना काम जल्दी करवाकर वो लाइसेंस पर तैयार करवा लेता था और उद्योग धंधे स्थापित कर लेता था। किंतु समाज में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कोई भी पहुंच नहीं था, जैसे मध्यम वर्गीय लोग थे, तो इनको वो चीज़ों के लिए बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था। यहाँ पर इसमें बड़े उद्योगपतियों को लाभ हुआ, लेकिन जो छोटे इसमें उद्योगपति को के सामने एक समस्या का सामना करना पड़ता था। कुछ क्षेत्रों में बड़े उद्योगपतियों का एकाधिकार स्थापित होने लगा था और इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा नहीं की गई। परिणाम स्वरूप तकनीकी विकास के लिए यहाँ पर के लिए प्रोत्साहित नहीं मिल पाया था और उत्पादन की मात्रा में भी सीमित हो गई। और इसी के कारण से देखते हैं कि जो बड़े उद्योगपति होते थे अपना सोर्स लगाकर लाइसेंस बनवा लेते थे और उसमें अपना उद्योग स्थापित कर लेते थे, जिसके कारण से यहाँ पर एक तो कहा जाएगा कि निजी संपत्ति का अधिकार हो जाता था, एकाधिकार स्थापित हो जाता था। एकाधिकार स्थापित होने के कारण से यहाँ पर प्रतिस्पर्धाएं बहुत कम होने लग गई थी और वस्तु का उत्पादन अधिक होने लग गया था। किंतु यहाँ पर जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जो कुटीर उद्योग के लोग थे, इन लोग अपने काम को प्रोत्साहित किए और इसमें लोगों ने उसकी अपेक्षा बहुत अधिक उत्पादन किया, जिससे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिला था। अब आगे देखते हैं हम लोग किसी के आधार पर देखेंगे। यहाँ पर सन 1990 के दशक में औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया गया था और यहाँ पर समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए थे। इसमें नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ाना और कुछ वस्तुओं का आयात निर्यात की छूट दी गई थी और औद्योगिक नीति में यह बदलाव से अन्य देशों और निजी उद्योगों
का भारत में आगे चलकर उसको बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला था। यहाँ पर जो उद्योग नीति थे उसको थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था, और परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर जो था जिसमें वस्तु का उत्पादन किया जाता था, जो वस्तुओं का उत्पादन यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में होता था तो उसको अपनी पूर्ति के लिए रख लेते थे और बाकी को निर्यात करते थे। मतलब देश विदेश से आयात निर्यात करना प्रारंभ कर दिया गया, जिसके कारण से यहाँ पर व्यापार को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला था और उसी के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलना प्रारंभ हो गया था। इसमें देखेंगे ये जो नई बड़े उद्योग का कुछ सुरक्षित क्षेत्र में के लिए अनुमति दी गई थी और इसी के आधार पर यहाँ पर घाटे में चल रही थी जो सरकारी कारखाने को खोला गया था, वह निजी लोगों को आमंत्रित किया गया और प्रतिस्पर्धा बढ़ाई गई थी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो सरकारी उद्योग में परिवर्तन के लिए कुछ प्रोत्साहित किया गया था जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके। यहाँ पर जो उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे और यहाँ पर जो पूंजीपति लोग निजी स्वामित्व हो गए थे, उन लोगों में का धीरे धीरे उत्पादन में कमी आने लग गया था। उनको जो उद्योग था वो धीरे धीरे घाटे में जाने लग गया था और इसीलिए जो सरकारी संस्थाओं के माध्यम से इसको जो कुटीर उद्योग के या मध्यम उद्योग के जो मजदूर थे उनको ज़्यादा प्रोत्साहित किया गया था और उन उद्योगों में उनको रोजगार दिया गया, जिससे ये मतलब ये उद्योग भी आगे चलकर आगे बढ़ गए और वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में करने लगे। तो बच्चों आज हम लोग खाली इतना तक ही अध्ययन करेंगे। ये जो अध्याय है इसका भाग 1 है, भले ही आपके पुस्तक इसमें दिखा है भाग 2, ये तो पाठ का भाग 2 है, किंतु आज हम लोगों ने इस अध्याय का पहला भाग पढ़ा है। दूसरा भाग हम लोग अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे, किंतु पढ़ने से पहले इसको आप इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करोगे पुस्तक से, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।